हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का आप लोग का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा। और इसका प्लेलिस्ट जो है क्लास 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। उसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। तो अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ जो होता है वह सरल रेखा होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नांकित में कौन सा सदिश राशि है? सदिश राशि यानी कि दिशा, जिसका दिशा भी हो और इसका परिमाण भी हो। तो इनमें से जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसका होता है विस्थापन, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, तो इस यंत्र को हम लोग कहते हैं ओडीमीटर। ओडीमीटर कहते हैं, यानी कि ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वह होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। तो द्रव्यमान नीचे के संबंध से जो प्राप्त होता है वह होता है बल और त्वरण। नीचे से जो संबंध होता है वह होता है बल त्वरण। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि निम्नांकित में किसका जड़त्व अधिक होता है। तो जड़त्व की बात करें, मतलब स्थिर अवस्था की बात करें, तो रेलगाड़ी की जो है जड़त्व उसकी सबसे ज़्यादा होती है इन बाकी सब की तुलना में। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल, यदि किसी पिंड को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्व बल हो जाएगा, यानी कि जी का मान जो होता है वह होता है आपका गुरुत्व बल की दिशा से गति की दिशा के विपरीत होगा, यानी कि गति की दिशा के विपरीत होगा, यानी कि नीचे तरफ होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान, तो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है गुरुत्व त्वरण का मान होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना होता है, वेग जो है वह दुगुना हो जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप लोग पढ़े होंगे कि गतिज ऊर्जा जो होता है 1/2 mv² होता है। इसको पहला समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण, उसका जो है वेग जो है वह दोगुना बढ़ जाता है, यानी कि 1/2m², यानी कि 4v²। अब समीकरण नंबर 2, दो को एक से भाग देंगे, मान के चलो k2/k1 m4v², हाफ ऑफ mv², यानी कि 4, यानी कि जो है 4 जो है वह रह जाएगा। k2/k1 4 रह जाएगा। अगर उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि नया गतिज ऊर्जा यानी कि k2 अगर गुना करेंगे तो ये अब जाएगा k2/k1 4, k2/4k1, यानी जो है वह चौगुना हो जाती है। नया गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुना हो जाती है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो आप लोग पढ़े होंगे mgh होता है, और स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का हाफ ऑफ mv², ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष की तनित डोरी में जो है वह ऊर्जा संचित होती है ए नंबर स्थितिज ऊर्जा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण जो है वह होता है ध्वनि का परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि का कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला है आवृत्ति भी और तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, तो इसका संबंध क्या होगा? तो ये जो होता है
ये जो होता है आवृत्ति यानी कि न्यू जो होता है वह होता है न्यू बराबर भी इंटू लैम्डा, यानी कि आवृत्ति बराबर चाल इंटू तरंग दैर्घ्य। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो अणुओं की ऊर्जा की बात करें, सबसे ज़्यादा कम जो होती है वह ठोस में होता है, सबसे अधिक की बात करें वो गैस में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन हम लोग कहलाते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे हम लोग वाष्प यानी कि गैस में बदलते हैं, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान याद करें। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री जो होता है वह केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री बोला है तो 273.15 केल्विन जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, फिर 100 जोड़ देंगे तो आपका 373.15 केल्विन होता है। तो 373 आपका बी नंबर पे है, तो बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन निलंबन है। तो इनमें से निलंबन जो है वह हो जाएगा आपका मिटमेला जल जो होता है वह निलंबन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण इनमें से हो जाएगा डी नंबर लकड़ी। लकड़ी जो है वह समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है किस विधि द्वारा। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड को हम लोग मिश्रण को पृथक करते हैं, उसको करते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अणुओं की संख्या बोला है। तो अणुओं की संख्या जो होता है आप लोग पढ़े होंगे, जो दिया है 1.8 ग्राम, और H2O का कितना अणुओं की संख्या होता है H2O की बात करें तो होता है हाइड्रोजन का 2 परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन का अणुओं की संख्या होता है 16 यानी कि 18। H2 जो है वह 18 है। तो जो दिया है 1.8 और 18 H2O का और 6 अणुओं की संख्या बोला है, और अवद्ग्रहों की संख्या जो होता है वो होता है 6.0022 गुना 10 का पावर 23 होता है, बिकॉज जो इसका पावर 23 होता है। 23 जो होता है जो दिया गया है इसको ऊपर में और H2O का मान उसको नीचे में, इस प्रकार लिखा जाता है। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 10 का पावर 23 है तो 10 का पावर नीचे में 10 है तो 1 0 कट जाएगा, तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 22, ये आपका बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो परमाणु अणु के रूप में जो रहता है वह आपका रहता है डी नंबर ऑर्गन। ऑर्गन जो है वह परमाणु अणु के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड सोडियम सल्फाइड का सूत्र। तो सोडियम का Na होता है और सल्फाइड का S होता है, तो Na2S होता है, क्योंकि Na+1 होता है और सल्फाइड का जो आयन होता है वह -2 होता है, इसलिए जो है इसको 2 गुना करेंगे तो +2, तभी आवेश जो है वह चार्ज जो है 0 होता है, यानी कि Na2S, यानी कि सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन सा कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में जो है वो प्रोटॉन, यानी कि ये न्यूक्लियस हुआ, यानी कि ये नाभिक हुआ और इसमें प्रोटॉन रहता है, इसके बाद न्यूट्रॉन, और सबसे बाहर वाला कक्ष में जो है वह इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। तो ये भी याद रखिएगा, नाभिक के चारों ओर सबसे बाहरी वाली कक्षा में कौन घूमता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और ये बात करें ना कण में उपस्थित होते हैं वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
अब बात करें Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। अब देखिए Cl- दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्लोरीन के पास 17 था और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी कि 18, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा। अगर किसी में Na+ दिया रहे तो देखिए Na की इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, Na की इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वह 11 होता है। और प्लस का चिन्ह मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, त्याग किया, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, यानी कि 10। मान के चलो Na+2 दिया हुआ है, यानी कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, दान किया, लॉस किया, या तो नहीं 2 माइनस कर देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। अब मान के चलो क्लोरीन का -2 है, तो क्लोरीन का जो है वह असल में परमाणु संख्या 17 है और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस मतलब क्लोरीन के ऊपर माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, तो +2 जोड़ देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 हो जाए। होप आप समझे होंगे। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 18 हो जाएगा। अब देखिए परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो अभी आप देखिए परमाणु के नाभिक में क्या रहता है। अभी बताया आप लोग को, परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल यानी कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम। तो सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक का नाम जो है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज की थी, और कमेंट में जरूर से बताइएगा कब खोज की थी। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो पादप कोशिका के चारों तरफ झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। सी नंबर, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में जो पाए जाते हैं वह पाया जाता है स्क्लेरेडस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है। तो कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो आप लोग जरूर से याद रखिएगा, वह है उपास्थि ऊतक में पाया जाता है, उपास्थि ऊतक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक का क्या नाम है। तो दो अस्थियों को जो आपस में जोड़ता है उस ऊतक का जो नाम होता है वह है आपका लिंगामेंट। लिंगामेंट जो है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का एक रेशेदार ऊतक का काम करता है, और ये एक ऊतक होता है, इसी को हम लोग लिंगामेंट ऊतक कहते हैं। बुकलंग पाया जाता है। तो बुकलंग में जो पाया जाता है जो से क्या बिच्छू में जो होता है, बुकलंग पाया जाता है। अगला जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है वह जरूर से याद रखिएगा, वह है अरस्तु नहीं है, कार्ल्स वॉस भी नहीं है, कार्लोस लिनियस भी नहीं है, आर वेहटेकर जो है ये जो है वह जीवों को 5 जगत में बांटा था। निम्न में कौन सा क्रैप्टागेमी कहलाता। क्रैप्टागेमी जो है वह होता है थैलोफाइटा भी कहते हैं, बायोफाइटा भी और ट्रेडोफाइटा भी, यानी कि इनमें से जो भी जो है वो क्रैप्टोगेमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग जो है वह है हेजा। हेजा जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। बाकी कुष्ठ रोग, हृदय रोग और कैंसर जो है वह संक्रामक रोग है, यानी कि छूने से। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जैसे जल से, छूने से, सांस से आदि से, इस प्रकार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचने यानी कि रोग होने का माध्यम जो है वह छूने, सांस लेने, जल पीने, छुआछूत करने से होता है, उसी को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं, आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं संक्रमित पेयजल को फैलाने वाले रोग। तो संक्रमित पेयजल यानी कि पेयजल से होने वाला रोग, पेयजल से होने वाले फैलने वाले जो होता है वह हैजा होता है। अब अभी कोरोना देखिए। तो कोरोना जो कि आया था, कोरोना देखिए वो कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। वह सांस लेने से फैलता था और छूने से फैलता था। उसी प्रकार हम लोग संक्रामक असंक्रामक रोग जो जल छूने और इससे टच करने से, छूने से या सांस लेने से नहीं फैलता, उसी को हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं।
पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों को अपक्षय से बनती है कहलाती है, यानी कि ऊपरी उपजाऊ को अपक्षय से बनती है, यानी कि क्षय क्षय करके जो है अब बनता है, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। छोटी कण के रूप में परिवर्तित होता है, उसी को हम लोग मृदा करते हैं। ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषण क्या है? तो ओजोन परत का जो मुख्य प्रदूषण जो होता है वह नाइट्रोजन का ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो मुख्य होता है, हानि का प्रमुख कारण होता है। अगला है ओजोन स्तर किसका अवशोषण करता है? तो ओजोन स्तर जो है वह जोर से याद रखिए परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल जो है वह होता है बी नंबर, गेहूँ। गेहूँ जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। गेहूँ में जो है वह सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फसलों के साथ उपजने वाला अनुचित पदार्थ को कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं खरपतवार। खरपतवार जो है वह फसलों के साथ, देखिएगा, फसलों के साथ छोटे छोटे घास के रूप में उग जाते हैं, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।